सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी अपने यूरोप दौरे को लेकर लगातार देश और दुनिया की खबरों में छाए हुए हैं। अपनी यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने सांसदों और कारोबारियों के साथ खास मुलाकात की। कांग्रेस ने राहुल की इस मुलाकात की जानकारी दी है, तो कैसे यूरोप से ही राहुल ने मोदी सरकार की नाक में कर दिया दम, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 से 11 सितंबर तक 3 यूरोप देशों की यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी के सवालों का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी विदेश यात्रा में भी मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हमलावर हैं। 11 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओस्लो में नॉर्वे की सांसदों एडना सोलबर्ग और स्वेरे माइरली से मुलाकात की। कांग्रेस ने एक बयान में कहा, राहुल गांधी ने सांसद और नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री एडना सोलबर्ग और एशिया प्रतिनिधिमंडल तथा व्यापार एवं उद्योग से संबंधित स्थायी समिति के सदस्य स्वेरे माइरली के साथ सार्थक वार्ता की। इससे पहले राहुल गांधी ने लीडेन विश्वविद्यालय, ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय और एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के इंडिया इन द वर्ल्ड विषय पर एकेडमिक चर्चा में हिस्सा लिया था। कांग्रेस ने कहा कि एजुकेशन सेशन में छात्रों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के सदस्यों और प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी के इन कार्यक्रमों में सवाल जवाब का सिलसिला भी देखने को मिला है, जहां राहुल गांधी ने पूरी बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया है। राहुल गांधी के दिए बयानों पर देश में भी खासी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी 5 सितंबर से यूरोप के दौरे पर है। उनका ये दौरा 13 सितंबर तक चलेगा और उसके बाद राहुल भारत वापस लौट आएंगे। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तब बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि राहुल जो मुद्दे उठाते हैं उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं होता है। राहुल ने पेरिस में बीजेपी के हिंदूवादी होने पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तमाम हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े, मैंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ी है और मैंने अन्य हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं, और मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदू नहीं है। मैंने कभी किसी विद्वान हिंदू से ये नहीं सुना कि आपको उन्हें आतंकित करना चाहिए या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए जो आपसे कमजोर है। ये बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते हैं। राहुल के इन्हीं तेवरों से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। चीन ने भारत की 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार दावा कर रही है कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा नहीं है। दूसरी तरफ सरकार चीन से वार्ता में अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने की बात भी कह रही है। सरकार के इसी डबल स्टैंडर्ड पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐलान किया है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, चीन के लद्दाख की 4067 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि पर कब्जा कर लेने के बाद भी पीएम मोदी अब भी कोई आया नहीं चिल्ला रहे हैं। मैं संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं, जिससे चीन के सामने मोदी के आत्मसमर्पण के बारे में सच्चाई का खुलासा हो सके। इससे पहले स्वामी ने दावा किया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 बार आमने सामने की बैठकों के बाद भारत ने अपनी जमीन का 4067 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को सौंप दिया, जो सिर्फ शर्मनाक ही नहीं हमारे राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात है। स्वामी ने कहा कि इस समय देश में एक कमजोर सरकार है, जबकि देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसमें मजबूत सरकार की जरूरत है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। यात्रा को हरी झंडी दिखाने आना तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को था और उनके इंतजार में राज्य के सभी बड़े नेता दंतेवाड़ा पहुंच गए थे, लेकिन अमित शाह ही नहीं पहुंचे क्योंकि रैली में भीड़ ही नहीं जुट पाई। राज्य में बीजेपी की हालत पहले से ही खराब बताई जा रही है और इसका असर रैली स्थल पर भी दिखाई दिया। कुर्सियां खाली दिखाई दी, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बड़ी खबर, भाजपा की कथित परिवर्तन यात्रा फ्लॉप, दंतेवाड़ा में नहीं पहुंची जनता, अमित शाह का दौरा रद्द। अमित शाह नहीं पहुंचे, उनकी जगह बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में यात्रा प्रारंभ की गई और अमित शाह की जगह रैली में स्मृति ईरानी पहुंची। अब कांग्रेस इसे फ्लॉप शो करार दे रही है, दावा कर रही है कि खाली कुर्सी देखकर ही शाह नहीं आए, जबकि पहले बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बाद में अमित शाह वहां एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अचानक ही उनके सभी आरएसएस को सभी जगहों पर अपनी शाखाएं लगाने का अधिकार है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने का आरएसएस फायदा उठा रही है। क्या सार्वजनिक जगहों पर शाखा लगाना सही है? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस बार तिरुवनंतपुरम के सरकारा देवी मंदिर परिसर में आरएसएस अपनी शाखा लगाने पर विचार कर रही है, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने उसे झटका दे दिया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि
तिरुवनंतपुरम के सरकारा देवी मंदिर परिसर में आरएसएस की शाखा नहीं लगेगी। दरअसल उच्च न्यायालय ने सरकारा देवी मंदिर में आरएसएस की ट्रेनिंग को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारा देवी मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड के हाथों में है। मंदिर के परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मंदिर परिसर का इस्तेमाल सामूहिक ड्रिल या हथियार प्रशिक्षण के लिए नहीं है। पूजा त्योहार के अलावा किसी अन्य आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी। अदालत के इस आदेश को जहां त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड के लिए राहत भरा फैसला माना जा रहा है, तो वहीं यह आरएसएस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि टीडीपी ने 2016 में ही आरएसएस के सामूहिक अभ्यास और हथियार प्रशिक्षण को बैन करने का सर्कुलर जारी किया था। तत्कालीन देवस्थान मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्र ने दावा किया था कि आरएसएस केरल में मंदिरों को हथियारों के भंडार में बदलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद बोर्ड ने 30 मार्च 2021 को फिर से एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें उसने अधिकारियों से आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। वहीं टीडीपी ने 18 मई को नया सर्कुलर जारी किया था। इसमें उसने अपने अधिकारियों से कहा था कि वो पहले के आदेश का कड़ाई से पालन करें। पिछले आदेश में बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में आरएसएस की शाखा लगाने या सामूहिक अभ्यास पर रोक लगाई गई थी। अब अदालत ने भी आरएसएस को देश में जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब सनातन धर्म पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। इस पर साध्वी प्रज्ञा का भी एक बेतुका बयान सामने आया है। देश में सनातन धर्म पर छिड़े विवाद पर एक्टर प्रकाश राज ने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान का समर्थन करते हुए कहा था, छुआछूत की मानसिकता अभी भी है। ये सिर्फ इसलिए दूर नहीं हुई क्योंकि वहाँ एक नियम है और ये कानून के खिलाफ है। कर्नाटक में एक मुस्लिम बस कंडक्टर था जिसने अपनी धार्मिक टोपी पहन रखी थी। एक महिला ने उसे इसे हटाने को कहा। ऐसे बोलने वाले लोग भी होंगे। आसपास कौन से लोग थे जो ऐसा करते हुए देख रहे थे? कल एक कंडक्टर अयप्पा माला धार्मिक माला पहनेगा तो क्या आप उन्हें एक कंडक्टर के रूप में देखेंगे या उनकी भक्ति के रूप में? एक कंडक्टर भी होगा जो हनुमान टोपी पहनेगा और प्रार्थना करेगा कि बस सुरक्षित रूप से चले। क्या हर कोई अपने कपड़े उतार कर बैठ सकता है? सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अब प्रकाश राज के इसी बयान को लेकर बीजेपी सांसद और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है, प्रकाश राज कोई अभिनेता नहीं है, खलनायक है, नायक नहीं। जो धर्म के खिलाफ बोले, देश के खिलाफ बोले, जिसको एहसास ही नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई विलेन ही हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सनातन को समाप्त करने की औकात किसी की नहीं है। साध्वी सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोग बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला वो मलेरिया और डेंगू का सुख भोगे। बीजेपी की मणिपुर सरकार पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। राज्य में 4 महीने बाद भी शांति नहीं लौटी है। आज एक बार फिर कांगपोकपी जिले में अज्ञात लोगों ने 3 लोगों की गोली मारकर जान ले ली। एक अधिकारी ने बताया कि कांगोई इलाके में स्थित इरेंग और करम वेफाई गांवों के बीच घात लगाकर हमला किया गया। तो वहीं प्रदेश बीजेपी के 23 विधायकों ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें उन्होंने 10 कुकी एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुकी विधायक राज्य में अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने इस मांग के विरोध में अपने प्रस्ताव को लेकर सीएम एन बीरेन सिंह से भी मुलाकात की और प्रस्ताव में उन्होंने संकल्प लिया कि वो मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे और जल्द ही दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से मणिपुर संकट का हल निकालने पर बात करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मणिपुर हिंसा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले मणिपुर में शांति बहाल कीजिए और फिर पीओके अपने आप भारत में आ जाएगा। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने दावा किया था कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होगा, जिसे लेकर ही राउत ने कहा कि पहले मणिपुर पर चिंता करें। मणिपुर तक चीन घुस गया है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन घुस गया है। अरुणाचल का हिस्सा चीन के मैप पर दिखाया गया। पहले इसे खत्म करो, पहले इसको कब्जे में लीजिए, बाद में अपने आप पीओके हिंदुस्तान में आ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। तरह तरह के चारे वो इस्तेमाल कर रही है। आज ही झाड़ पहुंचकर कोने में पड़े हुए अपने मंत्री वीके सिंह को लाई है, जो कह रहे हैं कि जल्द ही पीओके भारत में विलय कर जाएगा, वो भी अपने आप में। सब अपने आप होगा शायद, इसी भरोसे सरकार कुछ नहीं करती है। बावन साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को झटका लगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने बड़ी पीठ को मामला सौंपने का फैसला टालने के केंद्र की मांग को ठुकरा दिया है। राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 124A के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस आधार पर बड़ी पीठ को मामला सौंपने का फैसला टालने के केंद्र की मांग को ठुकरा दिया कि संसद दंड संहिता के प्रावधानों को फिर से लागू कर रही है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी इस पीठ में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चीफ जस्टिस के सामने कागजात पेश करने का निर्देश दिया ताकि पीठ के गठन से जुड़ा फैसला लिया जा सके। पिछले साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनते हुए आईपीसी की धारा 124A को अंतरिम तौर पर निष्प्रभावी बना दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस कानून के तहत नए मुकदमे दर्ज न हो और जो मुकदमे पहले से लंबित हैं, उनमें भी अदालती कार्रवाई रोक दी जाए। कोर्ट ने मोदी सरकार को कानून की समीक्षा करने की अनुमति दी थी। साथ ही कहा था कि जब तक सरकार कानून की समीक्षा नहीं कर लेती, तब तक ये अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस साल 11 अगस्त को इन कानूनों को बदलने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने के लिए लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए। इसमें राजद्रोह कानून को रद्द करने और अपराध की व्यापक परिभाषा के साथ नए प्रावधान लागू करने की